हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियाँ, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति अपने पद के साथ बहुत सारी शक्तियों को एंजॉय करता है, बहुत सारी शक्तियाँ उसमें निहित होती हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो जैसे राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। तो इन सारी शक्तियों में से हम आज समझेंगे सबसे पहले राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट समझने के लिए हमें सबसे पहले आर्टिकल 53 पे गौर करना पड़ेगा। आर्टिकल 53, तो आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। ऑल द पावर ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। संघ की समस्त कार्यकारी संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और वो इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करा सकेगा। अब इसके साथ ही एक आर्टिकल और ही जोड़ के पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो राष्ट्रपति जो समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है कार्यपालिक संबंधित जो 53 में दी गई है, वो किसकी सलाह से करता है? तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। उसकी सलाह से राष्ट्रपति काम करेगा। तो राष्ट्रपति इधर आर्टिकल 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तो दोनों आर्टिकल को आप साथ में पढ़ें तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि देखो, गौर करो, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां किस में निहित हैं? राष्ट्रपति में निहित हैं। लेकिन राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या है, जो शक्तियों का प्रयोग कर रहा है वो किसकी सलाह से कर रहा है? मंत्रिपरिषद की सलाह से कर रहा है। और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन है, हेड कौन है? तो हेड कौन है? प्रधानमंत्री। तो ओवरऑल अगर आप समझेंगे तो सलाह किसकी होती है? भाई हेड ही तो सलाह देने जाएगा, पूरी मंत्रिपरिषद तो जाएगी नहीं पूरी पूरी। तो सलाह होती किसकी? प्रधानमंत्री की। तो राष्ट्रपति अपनी समस्त कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग किसकी सलाह पे करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। यहाँ पर दो बातें बहुत गौर करने वाली हैं कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालक शक्तियों का क्या होता है? संघ की कार्यपालक शक्तियां किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। ये तो जो निहित होती है ये आर्टिकल 53 कहता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इन शक्तियों का प्रयोग किसकी सलाह से कर रहा है? वो प्रधानमंत्री की सलाह से कर रहा है। मतलब मंत्रिपरिषद की सलाह से, मतलब मंत्रिपरिषद का प्रमुख ही तो उसे सलाह देगा, प्रधानमंत्री। तो दो क्वेश्चन बनते हैं कि दो क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है और कार्यपालिका का नॉमिनल नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है। तो नाम मात्र का प्रमुख समझो, नाम मात्र का प्रमुख होने का मतलब क्या है कि जो नाम का प्रमुख है लेकिन उसके पास वो पावर को एंजॉय नहीं करता, यूज नहीं कर सकता। तो देखो आर्टिकल 53 यही कहता है कि कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित। तो इस लाइन से तो ये निकल के आता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका की शक्तियों, संघ की कार्यपालक संबंधी शक्तियों का नाम मात्र का प्रमुख है। जबकि प्रधानमंत्री क्या होगा? प्रधानमंत्री की सलाह से ही इन शक्तियों का प्रयोग होना है। तो प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख है। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये दो क्वेश्चन आप लोग लिखिए और इन्हें बिल्कुल ध्यान भी रखिए। देखो 53 में संविधान में जो बात लिख दी उसने सीधे सीधे कि प्रमुख कौन होगा? वो राष्ट्रपति होगा।
लेकिन राष्ट्रपति क्या उन शक्तियों का सीधे सीधे प्रयोग कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। वो किसकी सलाह से कर रहा है? मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह से। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है ऑब्जेक्टिव में, संघ की कार्यपालिका का संघ की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख ये कौन होता है? राष्ट्रपति। और संघ की, देखो आप लोग कई बार केंद्र सरकार यूज करते हैं, संविधान में कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द का यूज नहीं किया गया है, यूनियन गवर्नमेंट शब्द का यूज किया है, इसलिए मैं संघ लिखता हूं। ये संघ केंद्र सरकार, ये हम लोग आम चलन में बोलते रहते हैं, लेकिन वास्तव में वो एक संघ सरकार होती है, यूनियन गवर्नमेंट होती है। संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होगा? वो होगा हमारा प्रधानमंत्री। मैंने जब आपको राष्ट्रपति पढ़ाया तब ये समझाया था कि वास्तव में जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन अगर पूछा जाए गवर्नमेंट सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो वो प्रधानमंत्री होता है। ऐसी कार्यपालिका का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है। संविधान में दिया गया आर्टिकल 53 में इसलिए प्रमुख तो है, लेकिन वो कैसा है? नाम मात्र का। नाम मात्र का पूछे क्यों है? क्योंकि वो अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग बिना प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह के नहीं कर सकता। और जो इन शक्तियों को प्रयोग करता है वो होता है प्रधानमंत्री या उसकी मंत्रिपरिषद। तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो ये दो बात हम यहाँ समझे। अगला, अगर आगे बढ़ेंगे राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में, तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में आगे बढ़ेंगे तो जो भारत सरकार के समस्त कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये तो बात समझ में आना चाहिए कि नाम मात्र का प्रमुख है राष्ट्रपति, इसलिए संघ सरकार के या भारत सरकार के जितने भी प्रशासन शासन संबंधी कार्य होते हैं वो सभी किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। ठीक है। अब ये अपनी एग्जीक्यूटिव पावर का प्रयोग करते करते कौन कौन सी और पावर का प्रयोग करता है, इसको हम लोग समझते हैं। राष्ट्रपति विभिन्न पदों पर, जो संवैधानिक पद हैं उन पर विभिन्न व्यक्तियों को नियुक्त करता है। तो विभिन्न व्यक्तियों को नियुक्त करता है, उनमें से हम लोग देख लेते हैं किन किन व्यक्तियों को नियुक्त करता है। तो हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति, और ये उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है। तो सबसे पहला पद यहां बनता है, प्रधानमंत्री। ये कई बच्चे ये वाला ऑब्जेक्टिव गलत करते हैं, मैं फिर से समझाने देना चाहता हूं कि देखो, प्रधानमंत्री का भारत में चुनाव नहीं होता है। भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। आप लोग अपने क्षेत्र से किसी सांसद को चुनते हैं। प्रधानमंत्री के लिए भारत में कोई चुनाव नहीं होता है। प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। जैसे कि मोदी की बात कर लें तो मोदी क्या है? वास्तव में वो बनारस से क्या है? सांसद हैं। और वो जनता द्वारा किस पद पे चुने गए? सांसद पद पे चुने गए। अब इन्हीं जो सांसदों में से लोकसभा में जो पार्टी बहुमत में होती है उसके बहुमत दल का नेता क्या बनता है? प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। तो उस प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। तो भारत में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है कि प्रधानमंत्री का होता है नियुक्ति, निर्वाचन, इस तरह से। तो भारत में जो प्राइम मिनिस्टर का पद है उसके लिए इलेक्शन नहीं होता है, उसे अपॉइंट किया जाता है, बाय द प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखें आप लोग कि प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री के लिए कोई चुनाव नहीं होता है। अब जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देता है राष्ट्रपति, तो प्रधानमंत्री की सलाह से ही क्या करता है? मंत्रीगण या मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। तो बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा ना, जब नई लोकसभा चुनती है या नई सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर बहुत सारे सांसदों को विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री पद दिए जाते हैं। तो किस सांसद को कौन से मंत्रालय का मंत्री पद दिया जाएगा, ये किसका विवेकाधिकार है? ये पूरा प्रधानमंत्री का विवेकाधिकार है। वो कहता है कि भाई इन्हें अमित शाह को गृह मंत्री बना दो, इन्हें ये इस बार वित्त विभाग दे दो। तो किस चुने हुए सांसदों में से किसको मंत्री बनना है, किसको मंत्री नहीं बनना है, ये किसका विवेकाधिकार है? वो प्रधानमंत्री का विवेकाधिकार है।
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जो लिस्ट सौंपता है वही व्यक्ति उस मंत्री पद को धारण करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अब ये जो मंत्री चुने गए, जो ये मंत्री नियुक्त किए गए हैं, ये कब तक अपने पद पे बने रहेंगे? जब तक कि प्रधानमंत्री की इच्छा होगी। प्रधानमंत्री कल के दिन किसी से कह दे कि भाई राष्ट्रपति को सलाह दे दे कि अब इसे हमें इनको ये मंत्री नहीं रखना है, तो वो मंत्री से हट जाएंगे। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? तो मंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो ये क्वेश्चन कभी पूछ लेता है, इसमें लिखेंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब क्या है कि जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक वो मंत्री पद एंजॉय करते रहेंगे, और जिस दिन इच्छा खत्म उन्हें वो पद छोड़ना पड़ेगा। और इच्छा, राष्ट्रपति की इच्छा कब तक है? जब तक कि प्रधानमंत्री की इच्छा, क्योंकि वो ही सलाह देता है कि इस फला सांसद को इस मंत्री पद पे नियुक्त किया जाए। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि जब नई लोकसभा चुन के आती है, तो जो हमारी 550 सांसदों की लोकसभा है, उसमें जो पार्टी बहुमत दल रखती है, जो 272 से ज्यादा प्लस का आंकड़ा रखती है, 272 से ज्यादा आंकड़ा रखती है, उस बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है और उसकी सलाह से ही मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होने चाहिए, इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए? क्या प्रधानमंत्री सारे सांसदों को छोटा छोटा विभाग देके सभी को मंत्री बना देगा क्या, या मंत्रिपरिषद की कोई संख्या निश्चित है? तो पहले ऐसे होता था कि पहले संख्या निश्चित नहीं थी और बहुत सारे मंत्रियों को छोटे छोटे विभाग देकर लगभग सभी को संतुष्ट किया जाता था। लेकिन फिर बाद में 91वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, और 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, और जिससे मंत्रिपरिषद की संख्या निश्चित की गई। और वो कितनी की गई? तो मंत्रिपरिषद की जो संख्या होगी वो प्रधानमंत्री सहित उस मतलब लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है कि मंत्रिपरिषद में कितने भी मंत्री रख लिए जाएं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, या किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में संख्या को निर्धारित किया गया। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 91वां ये संविधान 91वां संविधान संशोधन 2003। इससे क्या निर्धारित हुआ? 91वां संविधान संशोधन से क्या निर्धारित हुआ? मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से ज्यादा नहीं होगी। तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित, ये ध्यान रखना नहीं तो प्रधानमंत्री बाहर कर दो, क्योंकि प्रधानमंत्री भी तो क्या है अपने आप में मंत्री, उन सबका हेड है, उनका मुखिया है। तो प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य के 15% से, यहां नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, तो 15% से ज्यादा नहीं होगी, ये लिख लेना आप लोग। तो कुल मिला के क्या हम लोगों ने पढ़ा? 15% से ज्यादा नहीं होगी, मतलब 15% तक हो सकती, कम हो जाए चल जाएगा, लेकिन 15% से ज्यादा नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है कितने भी सांसदों को मंत्री बनाते चले जाओ, सभी को संतुष्ट कर दो। ये 91वां संविधान संशोधन 2003 अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में हुआ था। इसके द्वारा ये निर्धारित किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित, प्रधानमंत्री इसके अंदर ही आता है, बाहर नहीं, प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। कम तो हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती। तो इससे ये निर्धारण हुआ कि मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री हो सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति कौन कौन व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति करता है। आगे पढ़ते हैं, आगे कौन से और व्यक्ति आते हैं। तो आप लोग तो आगे देखते हैं आगे किन किन व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। तो तीसरा, राज्यों के राज्यपाल, राज्यपाल की भी क्या करता है? नियुक्ति करता है। तो विभिन्न राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं वो भी
कौन उनकी नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। और राज्यपाल भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं। जब तक राष्ट्रपति, वैसे तो उनका कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन जब भी राष्ट्रपति की जब भी इच्छा होगी तब उसे वो पद से हटा सकता है। तो आप लोग देखा होगा कि जब लोग केंद्र में सरकार बदलती है, केंद्र सरकार बदलती है, तो बहुत सारे राज्यपाल इस्तीफा दे देते हैं। क्यों इस्तीफा दे देते हैं? क्योंकि जो नई सरकार आएगी तो वो नया उसका प्रधानमंत्री होगा, उसकी नई मंत्रिपरिषद होगी, और जो नई केंद्र सरकार बनेगी वो अपने पसंद के राज्यपाल रखना चाहेगी। तो वैसे भी जो उनके पसंद के नहीं होते या पुरानी पार्टी के होते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि अब वो हमें सरकार रखेगा नहीं, इससे अच्छा क्या है, इस्तीफा दे दो। तो जब केंद्र में, अगर गौर करेंगे आप लोग अगर अच्छे से, तो जब केंद्र में सरकार बदलती है तो राज्यपाल पद अपना इस्तीफा दे देते हैं। तो राज्यपाल भी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। चौथा, जो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस सहित अन्य न्यायाधीश भी, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इनकी भी कौन करता है अपॉइंटमेंट? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 5वां, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यहाँ कई बच्चे गलत करते हैं, वो ऐसा अंदाजा लगाए रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नहीं, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 6वां, भारत का महान्यायवादी आर्टिकल, इसका पद दिया गया आर्टिकल 76 में। तो ये महान्यायवादी हम लोग पढ़ेंगे, समझाएंगे, लेकिन भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कैग की नियुक्ति कौन करता है? CAG, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग की नियुक्ति कौन करता है? ये भी राष्ट्रपति करता है। इसका पद दिया गया आर्टिकल 148 में। अब बहुत सारे आयोग हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसमें जैसे कि वित्त आयोग का गठन दिया गया है आर्टिकल 280 में। तो वित्त आयोग में लिखा रहा हूं, बाकी बहुत सारे आयोग में आपको बता दे रहा हूं। बहुत सारे आयोग हैं, जैसे कि UPSC, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो जितने भी राष्ट्रीय स्तर के आयोग हैं, बहुत सारे जगह किसी के आगे राष्ट्रीय स्तर का लगा है, तो उन सारे आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो ये बहुत सारे आयोग होते हैं। वित्त आयोग होता है, जैसे कि, और वित्त आयोग, और जैसे कि इसमें एक और लिख सकते हैं आप लोग, ये तो संवैधानिक आयोग है, जैसे कि निर्वाचन आयोग में जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? निर्वाचन आयोग दिया गया आर्टिकल 324 में। तो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो अन्य 2 आयोग, 3 आयुक्त होते हैं, तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति करता है। तो ये राष्ट्रपति की क्या थी? कार्यकारी शक्तियां। आगे हम लोग और सारी शक्ति पढ़ेंगे। तो अगले प्रकार की शक्तियों का स्वरूप है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का सबसे प्रमुख कार्य और एक विवेकाधीन शक्ति ये है कि जब भी नई लोकसभा का गठन होता है, तो नई लोकसभा के गठन के बाद किस पार्टी को या किस बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना है, ये राष्ट्रपति का विवेकाधिकार होता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति को किसी मंत्रिपरिषद या किसी व्यक्ति की सलाह की जरूरत नहीं होती है। नई लोकसभा के गठन के बाद राष्ट्रपति किस बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, ये उसका विवेकाधिकार है। बाद में फिर उस प्रधानमंत्री को लोकसभा में जाके अपना बहुमत साबित करना पड़ता है, लेकिन शुरू में अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है, वो राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है। वो मतलब जब, और ये समस्या जब और आती है जब मान लो कि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो और ना गठबंधन से स्पष्ट बहुमत बन रहा हो, तो ऐसे समय में राष्ट्रपति अपना विवेकाधिकार प्रयोग करता है, वो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। अब राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में देखें तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में संसद का सत्र बुलाना, सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना।
तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सत्र आहूत कौन करता है? आहूत मतलब बुलाता कौन है? तो सत्र आहूत करना मतलब संसद सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, तो हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारी लोकसभा है और ये राज्यसभा है, इनके वर्ष भर में विभिन्न समय पे सत्र बुलाए जाते हैं। तो कभी भी संसद के दो क्रमागत सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि संसद के क्रमागत दो सत्रों के बीच में कितने दिनों से ज्यादा अंतर नहीं हो सकता। तो 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। मतलब किन्हीं भी दो सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं हो सकता। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि न्यूनतम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं एक साल में? एक साल में न्यूनतम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो एक साल में हम लोग जानते हैं कि 12 महीने होते हैं, तो 6-6 महीने के अंतराल बुला लो, तो मिनिमम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? मिनिमम 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि मैक्सिमम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो मैक्सिमम सत्र की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम सत्र की क्या कोई लिमिट नहीं है, कितने भी बुला लो, कोई लिमिट नहीं। ये क्वेश्चन बड़े गौर सुनिए। संसद के दो क्रमागत सत्रों के बीच में कितने का गैप हो सकता है? तो 6 महीने गैप हो सकता है। साल में न्यूनतम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो 6 का भाग दे दो, तो न्यूनतम 2 बुलाए जा सकते हैं। अधिकतम कितने बुलाए जा सकते हैं? अधिकतम कितने भी बुला लो, कभी भी राष्ट्रपति का मन हो तो संसद सत्र आहूत कर ले। तो अधिकतम कितने बुला सकते हैं? तो इसकी कोई संख्या या कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो चलन में है वो वास्तव में चलन में क्या है कि साल भर में 3 सत्र बुलाए जाते हैं। साल में संसद के 3 सत्र बुलाए जाते हैं। तो एक जो फरवरी में बुलाया जाता है वो बुलाया जाता है बजट सत्र, एक जो मानसून के समय बुलाया जाता है वो मानसून सत्र, और जो जुलाई अगस्त में बुलाया जाता है, और जो एक शीतकालीन सत्र होता है नवंबर दिसंबर में बुलाया जाता है, तो शीतकालीन सत्र। अब ये सत्र कितने दिन का होता है, कब किस डेट को बुलाया जाना है, कब खत्म करना है, ये सब राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। तो सत्र को आहूत करना, संसद के सत्र को बुलाना, आहूत करना मतलब बुलाना, और संसद के सत्र को खत्म करना, ये राष्ट्रपति की सब क्या है विधायी शक्तियां हैं। तो मिनिमम हमारे 2 सत्र बुलाए जाते हैं। और चलन में क्या है, चलन में साल में 3 सत्र बुलाए जाते हैं। बजट सत्र आपका फरवरी में आता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि अभी जो बजट पेश होने लगा है वो बजट की तारीख है 1 फरवरी। हमारे जो हर साल का बजट होता है वो अब 1 फरवरी को पेश होता है। बजट में भी हमने पहले बताया था कि रेल बजट अलग से पेश होता था, लेकिन अब दोनों बजट जोड़ दिए गए, तो केवल एक ही बजट पेश होता है, 1 फरवरी को पेश होता है। पहले अगर देखेंगे आप, पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी से पहले का बजट देखेंगे तो वो शाम को पेश होता था, बजट शाम को पेश होता था और 28 फरवरी को पेश होता था। लास्ट मतलब फरवरी का लास्ट वीक होता था और शाम को पेश होता था। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने ये स्वरूप बदला और बजट 11 बजे सुबह पेश होने लगा। अब मोदी गवर्नमेंट ने इसकी डेट आगे की और उसको 1 फरवरी किया। तो ये कुछ है। अब जो संसद के अंदर की जो गतिविधियां होती है, मतलब सत्र आहूत करना और सत्रावसान करना, ये तो राष्ट्रपति काम है। लेकिन जो सत्र चल रहे होती हैं उनकी कार्रवाइयों का निर्धारण कौन करता है? वो पीठासीन अधिकारी करता है। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करता है और राज्यसभा में सभापति करता है। अन्य पावरों में देखें हम तो राष्ट्रपति का अभिभाषण आर्टिकल 87 में दिया गया है, आर्टिकल 87। क्वेश्चन इससे 2 बनते हैं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कब होता है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण 2 टाइम पे होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के अभिभाषण मतलब क्या है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में अपना भाषण देता है, संयुक्त अधिवेशन में अपना उद्घोषणा करता है, अपना भाषण देता है। तो वो कब कब होगा राष्ट्रपति का अभिभाषण? तो नए साल के पहले सत्र में, साल के पहले सत्र में। तो साल का पहला सत्र हमारा कौन सा होता है?
बजट सत्र। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण कब होगा? बजट सत्र का जिस दिन पहला दिन होगा, राष्ट्रपति दोनों सदनों के सांसदों को बुलाकर संयुक्त अधिवेशन बुलाकर उनको क्या करेगा? उनको अभिभाषण देगा। और दूसरा कब होता है? नई लोकसभा की पहली बैठक, नई लोकसभा की पहली बैठक। तो जब भी कोई नई लोकसभा चुनी जाती है, उसकी जब भी पहली बैठक होगी, वो साल का, चाहे वो दिसंबर में बैठक हो, चाहे नवंबर में हो, चाहे जुलाई में हो, तो जब भी नई लोकसभा की पहली बैठक होगी, उसमें भी राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, उसमें भी राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। तो जैसे कि मतलब मोदी गवर्नमेंट मान लो जो चुनी गई वो मई में चुनी गई, और उसका पहली बैठक जो सत्र बुलाया गया वो जुलाई में बुलाया गया। तो जुलाई में जब नई लोकसभा, मतलब अभी जो लोकसभा चल रही है वो कौन से नंबर की चल रही है? 17वीं लोकसभा चल रही है। अभी जो लोकसभा गठित हुई है वो कौन सी? 17वीं लोकसभा। तो इस 17वीं लोकसभा की जब 19 में बैठक बुलाई गई, पहली बैठक, तब भी राष्ट्रपति का क्या हुआ होगा? अभिभाषण हुआ होगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण किस में दिया गया? आर्टिकल 87 में दिया गया। तो साल के पहले सत्र और नई लोकसभा की पहली बैठक में होता है। इस अभिभाषण के बाद फिर क्या लाया जाता है? इस अभिभाषण के बाद राष्ट्रपति पे सदन में क्या लाया जाता है? धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव एक्चुअली में सुनो, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो खुद का अभिभाषण नहीं होता है, उसका अभिभाषण सरकार तैयार करती है, वो सरकार की नीतियों को दर्शाता है। तो राष्ट्रपति ऐसा नहीं, राष्ट्रपति के मन में जो भी आए वो बोल दे। राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार का अभिभाषण होता है, तो वो सरकार जो भाषण तैयार करती है वो ही बोलता है। और इसके बाद उस सदन में क्या लाया जाता है? लोकसभा राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यदि धन्यवाद प्रस्ताव सदन से पारित नहीं हो पाता है तो सरकार गिर जाती है। सरकार गिर जाने का मतलब क्या है? कि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद इस्तीफा देंगे। क्यों? क्योंकि जो अभिभाषण राष्ट्रपति ने पढ़ा वो तो सरकार की नीतियों को दर्शा रहा था, और अब सदन उन्हीं पे अपना क्या करता है? अविश्वास दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? कि सदन को सरकार पे विश्वास नहीं रहा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है, वैसे तो पारित हो ही जाता है, क्योंकि अगर पारित नहीं तो सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी कि मतलब क्या है? कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद इस्तीफा देगी। यहाँ कई लोग गलत समझ लेते हैं। सरकार गिर जाने का मतलब ये नहीं है कि लोकसभा भंग हो जाएगी। सरकार गिर जाने का मतलब क्या है? कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद इस्तीफा देगी। तो ये हम लोगों ने समझा राष्ट्रपति का अभिभाषण। अब अगला टॉपिक समझते हैं हम लोग। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में एक होता है संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक बुलाना। संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में है, इसको समझो। वैसे क्या होता है? जब संसद सत्र चल रहा होता है तो दोनों सदन अलग अलग चल रहे होते हैं। राज्यसभा अलग चल रही होती है, लोकसभा अलग चल रही होती है, अपने अपने काम कर रहे होते हैं। ये लोग अपने अपने काम कर रहे होते हैं, और इससे विधेयक पारित होके कोई इस पे जाता है, इससे विधेयक पारित होके इस पे जाता है। तो ऐसे काम चलता रहता है। लेकिन कभी अगर ऐसा होता है कि किसी विधेयक को लेके दोनों सदनों में मतभेद है, किसी विधेयक को लेके दोनों सदनों में मतभेद है, विधेयक भी कौन सा? साधारण विधेयक, साधारण विधेयक, जनरल विधेयक होता है। जनरल बिल को लेकर किसी दोनों सदनों में क्या है? मतभेद है, तो फिर वो विधेयक पारित नहीं हो पाएगा। और पारित नहीं हो पाएगा तो इसमें क्या होगा? कि सरकार को काम करने होते हैं अपने अधिनियम पारित करके। तो फिर क्या होता है कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को क्या करता है? बुलाता है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, आहूत कौन करता है? तो बुलाता कौन है? बुलाना काम किसका है? ये राष्ट्रपति का है। लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता कौन करता है? वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। कोई पूछे संयुक्त बैठक बुलाई कब जाएगी? तो बुलाई जब जाएगी जब किसी साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों में मतभेद हो जाए। मतलब एक सदन विधेयक पारित कर रहा हो, दूसरा सदन उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा हो, रोके रखा हो, या एक ये राज्यसभा पारित कर रही तो ये एक्शन। सामान्यतः होता क्या है कि जो कानूनों की जरूरत होती है वो राज्यसभा को होती है, और राज्यसभा उसमें लोकसभा को होती है, और राज्यसभा उसमें क्या लगाती है? अड़ंगा लगाती है। तो ऐसे समय में किसी साधारण विधेयक को अगर रोका पड़ रहा है तब राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है।
और संयुक्त बैठक बुलाने से क्या होगा कि अब जो लोकसभा और राज्यसभा खत्म होके इन दोनों के सांसद एक ही बैठक में बैठेंगे, मतलब राज्यसभा प्लस लोकसभा के सांसद एक ही बैठक में बैठेंगे। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, हमारी इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, लोकसभा अध्यक्ष कर रहा है। अब ये बिल जो विधेयक था, साधारण विधेयक जिसको लेके दोनों सदनों में मतभेद था, वो यहाँ रखा जाएगा। और जब वो विधेयक यहाँ रखा जाएगा तो वो पारित होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे राज्यसभा जो बिल को रोके हुई थी वो कमजोर पड़ जाएगी। कमजोर कैसे पड़ जाएगी? राज्यसभा के 250 सांसद, इसके 550 सांसद। तो अगर राज्यसभा के पूरे 250 सांसद भी इसके विपक्ष में मत दें तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे संयुक्त बैठक में लोकसभा क्या हो जाएगी, हावी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक में कौन हावी हो जाता है? संयुक्त बैठक में लोकसभा हावी हो जाएगी, क्योंकि सरकार के ज्यादा नुमाइंदे किसमें, लोकसभा में, और लोकसभा के 550 सांसद, इसके 250 सांसद। तो यहाँ जो विधेयक पारित होगा वो साधारण बहुमत से होगा। साधारण बहुमत मतलब 50% से एक ज्यादा, आधे से एक ज्यादा वोट चाहिए होगा। तो आधे से एक ज्यादा वोट तो 550 सांसदों में ही हो जाएगा। तो इसमें राज्यसभा कमजोर पड़ जाती है, उसके 250 सांसद अगर विधेयक के विपरीत भी मत दे दें तब भी विधेयक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विधेयक से संयुक्त बैठक से पारित हो जाएगा। ऐसा मौका केवल 3 बार आया पूरे भारतीय संसदीय इतिहास में। 3 विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई गई और तीनों विधेयक पारित हुए। तो पहला था तुम्हारा दहेज अधिनियम। दूसरा जो संयुक्त बैठक बुलाई गई थी वो तुम्हारी इस पे दहेज अधिनियम बुलाई गई थी। एक दूसरी बैठक बुलाई गई थी पोटा एक्ट। पोटा एक्ट पे दूसरी बैठक बुलाई गई थी। तीसरी किसी दहेज अधिनियम और एक बैंक अधिनियम पर एक बैठक बुलाई गई। तो ये तीन अधिनियम है, यही संयुक्त बैठक से अभी तक भारतीय संसदीय इतिहास में पारित हुए हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संसदीय इतिहास में कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। एक बार पोटा एक्ट अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, बैंक अधिनियम और दहेज अधिनियम, ये 3 अधिनियम पारित हुए हैं। तो ये राष्ट्रपति की हम लोगों ने क्या पढ़ी है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां पढ़ी हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और बताएं। और आप किस टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं मुझसे, वो टॉपिक बताएं तो ज़रूर मैं बनाऊंगा। थैंक यू फॉर ऑल वॉचिंग दिस वीडियो।